हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, यहाँ पर हम इंडियन आर्मी के टेस्ट की तैयारी की जो है ये सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसमें कि हम इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम चौथा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपका जो टेस्ट है वो भी 28 फरवरी 2021 को है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस सेट हैं इनसे ही जो हैं अभी तक भी जितने पेपर हुए हैं पूरे के पूरे यहाँ पर इंडियन आर्मी के, इनसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस में काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी डाउन हो रहा है। तो आप ठोक के लाइक करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था 1906 में। ठीक है। अब महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह थे, जो आंदोलन थे, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको नोट करिएगा कि जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में, लेकिन उसके बाद भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहला आंदोलन किया चंपारण आंदोलन, जिन्होंने किया था 1917 में। नोट करिएगा साथ साथ में। इसके बाद खेड़ा आंदोलन इन्होंने किया था 1918 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था, ये भी किया था 1918 में ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 आंदोलन माने जाते हैं, ये गांधी जी के यहाँ पर प्रयोग माने जाते हैं सत्याग्रहों के लिए। यहाँ से गांधी जी जो हैं धीरे धीरे पूरे देश में जो है एक नाम उभर के आया था। इसके बाद जो है इन्होंने किया खिलाफत आंदोलन, जो किया 1920 को, और उसके बाद आया असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने 1920 को ही किया था। और तब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 को किया गया, सीधे के सीधे 10 साल के बाद। और उसके बाद लास्ट में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जो हुआ था 1942 को। तो देखिए, याद करने का तरीका क्या है कि 1917 से ये आंदोलन शुरू होते हैं। ठीक है। और 1918 और 1918 में 2 आंदोलन आपके हुए हैं। फिर 1920 में 2 आंदोलन हुए हैं। उसके बाद 1930 और 1942 में। तो इस तरीके से आप इन सभी आंदोलनों को एक क्रमवार इनको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर देखने के लिए तो हम 50 प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हम हर एक प्रश्न को डिस्कस करके और उसके अंदर से 360 डिग्री, मतलब कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न बन जाता है कि भारत के वर्तमान जो न्यायाधीश हैं वो कौन हैं? तो वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। और ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? ये हैं 47वें, यानी कि 47वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं शरद अरविंद बोबड़े। और पहले कौन हैं अगर बात करते हैं, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे H.J. कानिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि कितने जो राज्य हैं जिनमें कि विधान परिषदें हैं? तो वो हैं 6 राज्य। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। हो सकता है ऑप्शन में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, इनमें से आपको टिक करना है। तो यहाँ पर जो ये 6 राज्य हैं, ये हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में जो है यहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। वेद जो होते हैं 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर होते हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो अगला वेद है वो क्या है, ऋग्वेद। ठीक है ना। सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन मैदान किस शहर में स्थित है? तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मैदानों के यहाँ पर आपको बताना है। तो जो ईडन गार्डन मैदान है वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
अगर बात करें और कुछ फेमस जो स्टेडियम्स हैं, जो मैदान हैं, उनके बारे में, तो यहाँ पर आपको जो पूछे जा चुके हैं अभी तक, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो स्टेडियम है वह है आपका असम गुवाहाटी में, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है आपका हैदराबाद में। मोतीबाग स्टेडियम है आपका बड़ौदा गुजरात में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है आपका देहरादून उत्तराखंड में। जबकि भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है फुटबॉल स्टेडियम, वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम। इसको याद रखना है आपको, सॉल्ट लेक स्टेडियम, और ये भी है आपका कोलकाता में। तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी क्षमता है 1,20,000 जो दर्शक हैं वो यहाँ पर एक साथ बैठ करके यहाँ पर मैच को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जामनी राय, सतीश गुजराल और एम.एफ. हुसैन ये सभी प्रसिद्ध हैं, तो ये क्या हैं? प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। इनके नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं, यदि आपने वो तीनों प्रश्न पत्र देख लिए हैं तो आप देख पाएंगे कि एक प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जा रहा है, जिसमें कार्टूनिस्ट, लेखक, चित्रकार वगैरह वगैरह हमको पूछे जा रहे हैं। और हमेशा ये वो लोग पूछे जाते हैं जो क्या है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, या फिर ये काफ़ी फेमस नाम है, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। और करंट में इस तरह का एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। अगला है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैंक, पाउंड, डॉलर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है यूरोपियन यूनियन की मुद्रा। लेकिन क्या है? इसकी मुद्रा है यूरो। और यूरो का साइन कैसा होता है? यूरो का साइन होता है ये, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश हैं, इनमें से आपके 19 जो देश हैं उनकी जो मुद्रा है वो है आपका यूरो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, संसार के 7 अजूबों में से गीजा का ग्रेट पिरामिड कहाँ स्थित है? तो जो पिरामिड है, पिरामिड से सीधे सीधे आ जाना दिमाग में कि जो ये ग्रेट पिरामिड है गीज़ा का, ये है मिस्र में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? तो अभी हमने महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अंत में हुआ था 1942 में, इसमें दिया था कि करो या मरो। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न भी कई बार ये पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको कुछ जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद रखना है। तो फिलहाल जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वह है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला है, निम्न में से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो एकमात्र ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और वह है आपका पारा, यानी कि मरकरी, जिसका कि यहाँ पर सिंबल होता है Hg। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत के देशवासी जिन्होंने पहली बार पश्चिमी पहनावे को अपनाया था, वे कौन से थे? तो वे थे पारसी, जिन्होंने सबसे पहली बार पश्चिमी पहनावे को अपनाया था। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पुलकेशन द्वितीय किस वंश के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि पुलकेशन द्वितीय है वह किस वंश से संबंधित है? तो यह जो है चालुक्य वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध का संबंध है, क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध जो है वह किस लिए है? तो बांध जो होते हैं वह होते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अब आते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ, सेक्शन बी में, जहाँ पर हमारे लिए रीजनिंग के प्रश्नों को रखा गया है। तो जिस तरह थकना कठिन परिश्रम से संबंधित है, उसी तरह से विस्थापन किससे संबंधित है? तो जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम थक जाते हैं,
उसी तरह से जब हम आवागमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम विस्थापित हुए हैं। विस्थापन क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का जो है बीच का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंखला में गलत संख्या को खोजिए। तो यहाँ पर इस श्रृंखला को देखने से लगता है यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें कि सभी के सभी मुझे लग रहे हैं कि ये क्या हैं, यहाँ पर आपकी जो है विषम संख्याएं हैं, जबकि केवल और केवल जो 12 है यहाँ पर सम संख्या है। सम संख्या अर्थात जो कि 2 से पूरी बार विभाजित है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 12 यहाँ पर सही है इस तरह से। अगला है दिए गए विकल्पों में से अजीब यानी कि अलग कौन सा है, उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप सब जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इनको आप देखेंगे तो इसमें जो है ए के बाद एक छोड़ करके लिखा हुआ है सी, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही जी एच आई जे के एल, यानी कि इनमें सब में क्या है एक एक वर्ण बीच में छोड़ा गया है, उसके बाद लिखा गया है एम एन ओ पी क्यू आर। लेकिन जो इसमें है ये वाला है, इसमें देखिए एस और टी वी और डब्ल्यू, तो इसमें कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, यानी कि ये इन तीनों से अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है टी एस डब्ल्यू वी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 4 9 16, यहाँ बीच में क्या आएगा? तो देखिए ये सब क्या है नंबर्स के वर्ग हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 इन सब के स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर जो है 4 का वर्ग हो गया 16, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है 25 वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से शब्दों से संबंध, यहाँ पर जैसे काफिले जो होते हैं जहाज़ों के होते हैं, जब जहाज़ चलते हैं तो उनको काफिले बोलते हैं। उसी तरह से प्रतिनियुक्ति किससे संबंधित है? तो प्रतिनियुक्ति संबंधित है प्रतिनिधि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है पौधों में हरा रंग उनमें पाए जाने वाले कौन से पदार्थ के कारण होता है? तो ये हम सब जानते हैं वो होता है क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में होती हैं 206 हड्डियां, जबकि जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में होती हैं 300 हड्डियां। ये हमको याद रखना है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना है। और ये भी बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन सा है? ये भी प्रश्न क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताने हैं। साथ में यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? तो हमारे पेट में जो है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl जो होता है हमारे पेट में होता है, जो कि खाने को पाचन में सहायक होता है। अन्य भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें ये सहायक होता है। अगला है पौधे दिन के समय कौन सी गैस अंदर लेते हैं, यानी कि पौधों को श्वसन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र है H2O2। तो ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का चरम उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके सामने सूर्य, मिट्टी का तेल, पृथ्वी, तारे ऑप्शन है। देखिए सूर्य जो है वह सिर्फ सौर मंडल की ऊर्जा का है, लेकिन हम ब्रह्मांड की यहाँ पे बात करें तो ब्रह्मांड में क्या है बहुत सारे तारे हैं और सूर्य भी क्या है एक तारा है। तो अगर बात करेंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा की तो वो है तारों से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीलियम एक गैस है, कैसी गैस है? तो हीलियम यहाँ पर जो है एक गैस है, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस क्यों है? क्योंकि देखिए हीलियम जो होता है उसके पास जो उसके अष्टक होते हैं, अष्टक ऑक्टेट जो होता है वो पूरा होता है, इनके उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं वह उसकी संयोजकता क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पे उसकी संयोजकता नहीं है, यानी कि ये क्या है निष्क्रिय है, इसको किसी के इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये चुपचाप जो है निष्क्रिय
बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों में सर्वाधिक पाए जाने वाला नाइट्रोजन पदार्थ कौन सा है? तो वह है यूरिया। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला है, दबाव का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो भी बहुत बार पूछे जा रहे हैं विटामिन से संबंधित। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हम पिछली वीडियोस में इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा मुख्य अनाज है? तो इसमें से मुख्य अनाज है गेहूं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। चलिए गेहूं से संबंधित भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक गेहूं जो है वह किस देश में पाया जाता है? ये आपको मुझे ढूंढ करके बताना है। यदि आपको आता है तो आप उसको तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्या है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। तो ये भी आप बता सकते हैं। अगला है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ तैयार होता है? तो मानव शरीर में यूरिया तैयार होता है यकृत में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसमें मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मेरे कमेंट्स बढ़ जाएंगे, मुझे कोई कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, चाहे वो कॉपी पे लिखें चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और जब भी आपको कभी क्वेश्चन आपके सामने होता है, ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो आप उसका सही उत्तर जो है टिक कर पाते हैं। इसलिए हम आपको बार बार ये बोलते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए सही। अगला है, फाइलेरिया बीमारी किसके कारण होता है? वायरस, वर्म, बैक्टीरिया, तो किसके कारण होता है? तो ये जो फाइलेरिया बीमारी है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन है, लेकिन जो ये फाइलेरिया बीमारी है वह कीटाणु के कारण होती है। और ये जो मच्छरों के, जो फ्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर हैं, इनके संक्रमण से यह फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। फाइलेरिया का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी नाम होता है हाथी पाँव, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इंसान के हाथ और पाँव फूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर। और ये रीज़न क्या है, इसमें फ्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से यह होता है। अगला है, रक्त क्या है? रक्त एक जो ब्लड है वह क्या है, एक उत्तक है, ठीक है, एक टिश्यू है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, -2 × 35 × -5। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सीधे सीधे, 35 दूने हो गया 70 माइनस में, और मल्टीप्लाई -5 है, और 7 पंजे हो गया 35, और जीरो लग गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस। तो 350 जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूरक कोणों का योग होता है। पूरक कोण जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है? इनका सम होता है 90। यानी कि आपका जैसे ये एंगल है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर संपूरक कोण पूछा जाता, संपूरक कोण मतलब होता है कि दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको बोलते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर आपको व्यास पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, वो आपको गिवन है, वो है आपको 44। अब देखिए आपको यहाँ पर 2π का वैल्यू पता होता है, तो 2 × 22/7 × r = हो गया 44। अब मुझे यहाँ से त्रिज्या पता चल जाएगी, तो r बराबर हो जाएगा 44 × 7/22 दूने 44। जो जब मैं 44 से 44 को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास त्रिज्या आ जाएगी 7। अब जब मेरे पास त्रिज्या 7 आ गई है तो मैं व्यास निकाल सकता हूँ। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 7 × 2 हो गया, और d बराबर मेरे पास आ गया 7 दूने 14।
तो इस प्रकार से मेरे पास व्यास आ चुका है उस वृत्त का, तो वो आ गया है 14। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, 9, 15, 23, 33, 45। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो देखेंगे आप इन सब के बीच में जो है कुछ क्या है, एक विशेष इनके बीच में क्या है, यहाँ पर रिलेशन है। वो क्या है कि 9 और 5 के बीच में है यहाँ पर 4 का अंतर, ऐसे ही 15 और 9 के बीच में है 6 का अंतर। ऐसे जो ये अंतर है ये 2-2 का अंतर हो रहा है, तो 4, 6, 8 और उसी तरह से 10 और उससे 12 और फिर 14। तो यहाँ पे 45 से आगे मैं 14 इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 5 और 4 हो गया 9 और 4 और 1 हो गया 5। तो 59 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आप इन सबको अगर एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये अंतर देखने को मिलेगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस तरीके से इस सीरीज का जो अगला पद होगा वो होगा 59। अगला प्रश्न है 8, 12, 27, 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो आपको आता होगा एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पर आपको 8, 12, 27 और 40 को लिख देना है। इसके बाद जो है क्या करते हैं, पहले 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो 2 चौके हो गया 8, 6 दूने 12, 27 नहीं होगा, हो गया 20। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूने 4, 3 दूने 6, 27 का 27 रहेगा, 10 दूने 20। फिर से अभी 2 से हो रहा है तो 2 कम 2, 3, 27 और 5। अब 2 से नहीं हो रहा है तो आपको 3 से करना है, 3 कम 3, 9 तिया 27 और 5, ठीक है। फिर 3 से करना है 1, 1, 3 और 5। तो यहाँ पर अभी आ गया है 3, 5, 3, 3, 2, 2, 2। तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 5 तिया 15 हो गया, ठीक है, और 15 दूने 30 हो गया, 30 हो गया। इसके बाद 3 तिया 9, 9 दूने 18 और 18 दूने कितना होता है? 18 दूने होता है 36। तो बस आपको इन दोनों को गुणा कर देना है। 6 तिया 18 का 8, हासली 1, 3 तिया 9, 1, 10। तो ये हो गया आपका 1080। क्या ऑप्शन में है क्या ये? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 1080। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको नोट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न है √2809 का वैल्यू, यानी कि वर्गमूल आपको निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए बहुत अच्छा मेथड आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये हो जाता है, भाग विधि। इसमें देखिए यहाँ पर 2-2 के इसमें जोड़े बना देते हैं। अब देखिए 5 पंजे हो गया 25, यानी कि 28 से कम आपको करना है, तो 25 हो गया। 28 में से 25 को घटा दीजिए, तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब 5 और 5 को आप यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 5 और 5 हो गया 10। अब देखिए आपको यहाँ पर उतार देना है 0, 9। अब यहाँ पे 309 है, तो अगर आप 3 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो देखिए 3 तिया हो गया 9, 3 0 का 0, 3 कम 3, तो 309 आ गया। तो आपके पास क्या बच गया? 53 बच गया। तो 53 का स्क्वायर होता है 2801। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है x का 5% है 25, तो x का मान कितना होगा? देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। x का 5%, तो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पर का होता है वहाँ पे गुणा कर देते हैं, और 5% लिखा हुआ है तो प्रतिशत को हम कर देंगे 5/100, बराबर है आपके पास 25। तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा x का? तो देखिए आप यहाँ पर 5 से 25 को काट सकते हैं, 5 5 25 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 100, इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणा 100, तो x बराबर 500। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर क्लास में हर विद्यार्थी 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर है, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? तो देखिए ये अनुपात वाला सवाल है। तो 6 विद्यार्थियों के लिए जो है वह कितने कंप्यूटर हैं? वो हैं 3 कंप्यूटर। तो 24 के लिए कितने चाहिए? तो यहाँ पे x निकाल दीजिए, तो 3 दूने 6 हो गया, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2 कम 2 12। तो x बराबर आपका आ गया 12, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
-10 -6 का वैल्यू देखिए, माइनस माइनस का +6 हो गया और -10 हो गया। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 6 गया, आपका हो गया 4, और हमेशा बड़े का चिन्ह लगता है तो इसलिए माइनस का साइन लगा, तो -4 जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये सबको पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे सीधे आपको ये देखना है कि एस सी बी एच का वैल्यू निकालना है। तो एस के लिए 2 लिखा गया है, सी के लिए 6 लिखा गया है, बी के लिए क्या लिखा गया है, बी के लिए लिखा गया है 9, और एच के लिए क्या लिखा गया है, एच के लिए लिखा गया है, सॉरी हाँ, एच के लिए क्या लिखा गया है 1। तो 26 91 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। अगर पानी को आग और आग को बादल कहा जाए तो प्यास लगने पर किसका प्रयोग करते हैं? तो वैसे तो हमको पता है कि प्यास लगने पर पानी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय पानी को क्या कहा गया है, आग कहा गया है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2019 को क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, तो अभी यहाँ पर जो है ये लीप ईयर आ गया है 2019, जो कि 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो इसमें जो फरवरी होगा वह 29 का हो जाएगा, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे सोमवार था तो एक दिन बढ़ जाएगा तो हो जाएगा मंगलवार, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ को आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर वैसे तो आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया, यहाँ पे सिंपल काउंटिंग है, और इसके बीच देखेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4 का वर्ग 16, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आ जाएगा 16, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, एक व्यक्तियों की पंक्ति में पंकज नीचे से 14वें स्थान पर बैठा है तथा ऊपर से 14वें स्थान पर बैठा है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए बहुत ही आसान होता है, इसके लिए क्या है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, 15 और 14, तो कितना हो गया 15 और 14, 5 और 4 9, 2 1 और 1 2, और इसमें से आपको 1 घटा देना है, तो 9 में से 1 गया आपका 8 और 2, तो 28 व्यक्ति हैं कुल। तो देखिए कितना आसान है, आपने नंबर्स को ऐड किया, उसमें से 1 घटा दिया तो आपका आया 28। ये क्यों किया जाता है, 1 को क्यों घटाते हैं? क्योंकि जो इनकी पोजीशन है वह क्या होती है, 2 व्यक्तियों की एक ही बिंदु पर आ जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पर एक स्थान पर तो एक ही व्यक्ति बैठेगा, इसीलिए जो है हम 1 को इसमें से घटा देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रश्न पत्र 4 के 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करा कीजिए, और यहाँ पर इस तरह से जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।